हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू वर्चुअल क्लासेस देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास ट्वेल्थ का हम जो है लेक्चर प्रोबेबिलिटी का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे एंड इसके अंदर हम बात कर रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। ऑल दो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आज आखिरी क्वेश्चन होगा जो कि कल होमवर्क दिया था, उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे मल्टीप्लीकेशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी के। तो ये जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, तीन पार्ट्स में हम पढ़ेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम। और बेस थ्योरम के अंदर आप टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी भी पढ़ोगे। तो इन चीजों पे इन चीजों को अलग अलग इसलिए भी पढ़ाया जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को क्लियर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चंस आपके पास आएंगे तो आपको पता होना चाहिए कौन सा ये जो क्वेश्चन है कंडीशनल से पूछा गया है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से पूछा गया है कि बेस थ्योरम से पूछा गया है या तो टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी से पूछा गया है। तो ये भी हमें मालूम होना चाहिए, राइट। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, द एक्सपर्ट आल्सो वंस वाज अ बिगिनर। जी हाँ, कोई भी किसी भी चीज का जो एक्सपर्ट होगा कभी ना कभी वो भी क्या है, बिगनर रहा होगा, है ना। तो आप अपने दिमाग में ये ना सोचें कि आपसे कुछ चीज नहीं हो पा रही है, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो क्वेश्चन हो, चाहे वो सब्जेक्ट हो, चाहे वो डेली लाइफ रिलेटेड कुछ भी चीजें आपसे नहीं हो पा रही है, मत सोचिए कि आप उसको नहीं कर सकते। अभी हम सीखने के तौर पे सीख रहे हैं, ठीक है, सीख रहे हैं। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और कंसिस्टेंसी अगर आपके पास है तो आप हर चीज अच्छे से सीख सकते हैं। और ये बात याद रखिए, बाय बर्थ कोई भी सीख के, पेट से कोई भी सीख के नहीं आता, सब यही सीखते हैं। स्कूल, इंस्टीट्यूशन, कोच, अलग अलग चीजें हैं सीखने के लिए, तो आप सीखते हैं। तो जो एक्सपर्ट रहा होगा वो भी कभी ना कभी क्या है, किसी चीज का जो एक्सपर्ट है वो भी कभी ना कभी बिगनर तो रहा होगा, कभी ना कभी तो सीख रहा होगा। उसने अपने आप को इस मुकाम तक पहुंचाया कि वो एक्सपर्ट का टैग लेके उसको अब एक्सपर्ट हम बोल रहे हैं, किसी भी फील्ड की अगर बात करें। ठीक है, तो इस चीज को कभी निराश मत हो कि जो चीज आप नहीं कर पा रहे कि हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जो एक्सपर्ट था वो भी कभी ना कभी आपकी तरह बिगनर ही था। ठीक है, हमारी तरह बिगनर ही था। तो नहीं बोलते भैया हम 100। चलो इस क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल आपको मैंने दिया था एक क्वेश्चन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप तारे भी लगा। ठीक है, क्वेश्चन तो 5 सितारों वाला है, बट क्वेश्चन आंसर इसका 3 सितारे वाला इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखते हैं, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। एक कॉइन हमने टॉस किया, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन, भाई सैंपल स्पेस भी क्रिएट करना है, इसका सैंपल स्पेस भी तो बनाना है। सैंपल स्पेस बनाना है तो फटाफट हमने एक कॉइन टॉस किया, तो जी कॉइन। अरे हमने प्री, इसको बोलेंगे प्री डायग्राम बनाते तो साथ में क्या दिक्कत है ना, सैंपल स्पेस मदद करेगा। हमने टॉसिंग अ कॉइन, कॉइन टॉस किया सर, तो या तो हेड आता है या फिर टेल आता है। फिर बात करता है कि इफ अ कॉइन शोज हेड, टॉस इट अगेन। अच्छा, अगर हेड आता है तो इसको फिर से टॉस करो, यानी कि या तो कॉइन फिर से टॉस होगा, या तो हेड आएगा या टेल होगा। हमने क्या किया, यहाँ पे फिर से कॉइन को टॉस कर, ठीक है, यहाँ पे हमने फिर से कॉइन को टॉस कर दिया। बट इफ शोज टेल देन थ्रो अ डाई। अगर बट टेल शो कर रहा है तो एक डाई थ्रो करो। क्या डाई थ्रो करो, डाइस थ्रो करो। तो सर ये 1 हो गया, ये 2 भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है, ये 4 भी हो सकता है, ये 5 भी हो सकता है, और ये 6 भी हो सकता है। ठीक है, then throw a dice. Find conditional probability of event that die shows a number greater than। अच्छा चलो ये तो बात की बात है, तो सबसे पहले सैंपल स्पेस इसमें बना देते हैं। ठीक है, चल सैंपल स्पेस बना देते हैं, सैंपल स्पेस बना देते हैं, सैंपल स्पेस। सर हमने हेड, हेड करा, हमने कॉइन टॉस किया, हेड, हेड के साथ हेड आ गया, हेड ने क्या करा, ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, इफ अ कॉइन शोज हेड टॉस इट अगेन। हमने कॉइन टॉस करा, हेड आया तो फिर से टॉस करा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, हेड के हेड या टेल आएगा, इसकी कहानी खत्म। फिर टेल आ गया सर, अरे यार टेल आ गया, तो जैसे टेल आएगा उसने बोला अगर टेल आता है, जैसे टेल आता है इट विल देन थ्रो अ डाइस, तो उसके बाद तुरंत डाइस रोल कर दो। तो जैसे मैं डाइस रोल करूंगा तो 1 भी आ सकता है, टेल के बाद मैंने डाइस रोल किया 1 आ गया। अरे 1 क्यू 2 भी तो आ सकता है, अरे 2 क्यू 3 भी तो आ सकता है, वैसे ही 3 क्यू 4 भी तो आ सकता है, 4 क्यू 5 भी तो आ सकता है, और 5 क्यू 6 भी तो आ सकता है। इतना किसी को समझ, इतना सबको समझ में आया, सैंपल से हमने बहुत इजीली अच्छे से बना दिया। ठीक है, देन फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट, चलिए ई हमने इवेंट माना, दैट डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4। डाई शोज अ नंबर
ग्रेटर देन 4। तो नंबर डाइस ग्रेटर देन नंबर 4 कब शो कर रहा है? ग्रेटर देन नंबर 4, 4 नहीं 4 से बड़ा। तो सर P5 P6, ठीक है, P5 P6, ओके। एंड given that is at least one tail, given that there is at least one tail, तो F मेरा क्या हो गया? at least one tail, at least one tail, at least one tail तो हमारे पास है। तो at least one tail हमारे पास है, तो F में क्या क्या आ जाएगा जी? at least one tail, head tail आ गया, T1 आ गया, T2 आ गया, T3 आ गया, T4 आ गया, T5 आ गया और T6 आ गया। कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई दिक्कत? या T1 T2 T3 T4 T5 T6 और हेड टेल। हेड टेल हम यहां से शुरू किया, एटलीस्ट वन टेल, राइट, एटलीस्ट वन टेल, ठीक है, राइट। चल अब क्योंकि हमें P E और F निकालना है तो मेरे को E इंटरसेक्शन F भी चाहिए होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से समझना, E इंटरसेक्शन F चाहिए, E इंटरसेक्शन F देखेंगे, E इंटरसेक्शन F, E और F में क्या कॉमन है? T5 और T6 कॉमन है, T5 और T6 कॉमन, ठीक है, T5 और T6 कॉमन। बट हमें इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए होती है, हमें क्या चाहिए होती है? इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए होती है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन में हमने निकालनी है। चलो तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ यहाँ पे निकालनी है ना, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ सर हमें निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अच्छा यहाँ ध्यान से देखना, इस चीज को ध्यान से समझना बच्चों। अब यहाँ पे जो ये इसके अंदर के एलिमेंट्स है, ई इंटरसेक्शन एफ के जो अंदर के एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर जो एलिमेंट्स आए हैं वो दो अलग अलग इवेंट से आए हैं। ये जो है ना, ये जो एलिमेंट्स हैं T5 T6 टू डिफरेंट इवेंट्स से आए हैं, दो अलग अलग, comes from two different events, दो अलग अलग इवेंट से आए हैं, ठीक है, दो अलग अलग इवेंट से आए हैं। भाई टेल आपका टॉसिंग अ कॉइन से आया है, ठीक है, और 5-6 आपका रोलिंग अ डाई से आया है, ठीक है। तो ये आपके दो अलग अलग इवेंट से आए हैं, इसको सर से कर देते हैं। तो अब ये दो अलग अलग इवेंट से आए हैं तो इनकी प्रोबेबिलिटी भी मेरे को अलग अलग निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो भी कैसे निकलेगी? अलग अलग निकलेगी। प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकलने का मतलब क्या है सर? तो प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकालने का मतलब है, यानी कि मैं निकालूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ T5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T6। भाई ऐसे निकलेगा ये, ठीक है। इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे, प्रोबेबिलिटी ऑफ T5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T6। आई बात समझ में? आई बात समझ में? प्रोबेबिलिटी ऑफ T5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T6, राइट। लिख लिया? आओ अब समझो, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल और प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, ठीक है, ऐसे करेंगे। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है सर? 5/6। भाई वही है ना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है मेरी? 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है मेरी? 5 क्या है? 1 टाइम 1/6। वैसे ही प्लस ये आपने इधर कर दिया। टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है सर? 1/2 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6, ठीक है, ये हमने ऐसे कर दिया। तो सर जब करेंगे तो 1/12 प्लस 1/12 यानी कि 2/12 ये आ जाएगा, यानी कि 1/6 ये आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी जो मेरी आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ जो आ गई वो कितनी आ गई? 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितनी आ गई सर? 1/6। कितनी आ गई? 1/6, राइट। अब क्या चाहिए था फॉर्मूले में हमें? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर एफ इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या था? एफ देखेंगे, ये रहा एफ।
अब हेड टेल, अच्छा अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी जो आपकी निकल रही है, ये तो एक ही इवेंट से निकल रही है हेड टेल, इसमें तो हम नहीं करेंगे, बट आप देखो ये टेल डाइस से निकल कॉइन से निकल रहा है, वन डाइस से निकल रहा है। वैसे ही टी टी हमारा कॉइन से निकल रहा है, टू हमारा डाइस, तो डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स यहाँ भी हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी मैं अलग निकालूंगा, ठीक है। एफ की प्रोबेबिलिटी यहाँ इसी तरीके से आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ T1, ये अलग अलग इवेंट, एक ही इवेंट नहीं है, अलग अलग इवेंट हो रहे हैं, अलग अलग इवेंट यहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। तो जरा फटाफट मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ निकाल के बताओ किस तरह से आप निकालोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ। चलिए फटाफट फटाफट, चलिए कर दिया। अब देखो यहाँ पे भी फटाफट निकाल देता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ एम निकालेंगे, हेड टेल था, तो यहाँ देखो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2 प्लस ये है आपका T1, T2, T3, T4, T5, T6। तो सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग निकाल रहे हैं। तो टी की टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 इंटू 1/6। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ अगेन 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी वही होगी। फिर T3 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6 ही है सर। फिर 4 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 ही है सर। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1/2, 5 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 ही है सर। और फिर आप देखोगे 1/2 इंटू 1/6 ही, ठीक है, ये आपने कर दिया। तो आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आपको लिखना पड़ेगा, मैं आपसे लिखूंगी प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल T1, फिर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T2, और ये आपने निकाला प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल, ये भी आपने निकाला है ना। तो सब आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा पहले, फिर आप ऐसे लिखोगे। तो मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट को किस तरीके से लिखना हो तो आपको आता ही। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो जाएगा आपका 1/4 प्लस 1/12 है ना, 6, तो ऐसे कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 बार मेरा क्या आएगा, 1/12 आएगा, ठीक है। तरह से सॉल्व कर दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मेरी आ गई 1/4 प्लस 1/2, 6 1 6, 6 2 12। तो 1/4 प्लस 1/2 जब मैं करूंगा तो ये आ जाएगा 4 एलसीएम, और इसको आप लिख देंगे, ये तो ऐसे आएगा 1 प्लस 2 2 4, यानी कि 3/4 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखें तो 3/4 मेरा ये आ चुका है, और 3/4 आ चुका है ना। चलो फटाफट, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ मेरा 1/6 आया, और ये मेरा मेन डिवीजन 3/4 आया, ठीक है। ये 1/6 आया, मेन डिवीजन 3/4 आया, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, तो जाएगा 4/6 3 18, तो 2 2 4 2 9 18, तो 2/9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओवर एफ हमारा कितना आया, 2/9। कितना आया, 2/9। क्लियर, देखिए कॉपी कर लेंगे इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन देखना, दो अलग अलग इवेंट्स अगर आपके आउटकम्स या एलिमेंट्स बन गए, तो वहां प्रोबेबिलिटी भी आपको अलग निकालनी पड़ती है। क्लियर है, चलो चलिए अब बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पे। ये तो सिंपल सा उसका, इसको आपको समझा दूंगा है क्या, ये बोल क्या रहा है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ लिख दिया ना, ऑन प्रोबेबिलिटी क्या होता है, आइए देखते हैं। Let E and F be two events associated with the sample space S. Clearly, the set E intersection F denotes the event that both E and F occurred. ये देखेंगे भाई, E और F दो इवेंट्स है associated with the same sample space S, एक sample space S के दो इवेंट्स है। Clearly, the set E intersection F क्या बताता है, denotes क्या denotes करता है, event that both E and F have occurred। जो और E और F दोनों के पास है, वही तो E intersection F आपको दिखाता है। In other words, E intersection F denote the simultaneous occurrence of the events E and F, यानी कि साथ साथ दो इवेंट के साथ साथ होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। देखा जाए तो E intersection F आपको ये भी बताता है। तो द इवेंट E intersection also written as EF, उसको हम EF भी, ये आपको बोल रहा है कि E intersection F को आप एज ए EF भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जब सिंपल सी बात है, इतना सब इसने ये लिखा, इतना सब बुक में है, इसको सिंपल से एक बात मैं आपको बताऊँ, जब भी, ठीक है, जब भी क्या हो, एक एक के साथ मतलब एक साथ 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट हो रहे हो, जब एक साथ 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट हो रहे हो, तो आप क्या बोलेंगे, वहाँ पे आप मल्टिप्लिकेशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी लगा देंगे। क्या बोला मैंने? जब एक साथ 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट हो रहे हो, तो आप क्या बोल दोगे, वहाँ पे मल्टिप्लिकेशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी लगा देंगे। तो एक साथ 2 या 2 से ज़्यादा कैसे होंगे? एक साथ 2 या 2 से ज़्यादा कैसे होंगे, आइए देखते हैं। क्या वो देखो, समझ गए ना बात? कैसे एग्ज़ाम्पल बताऊँ? एक एग्ज़ाम्पल आप देखो, जब एक साथ 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट हो रहे हो, है ना? क्या बोला मैंने? जब एक साथ 2 या 2 से ज़्यादा इवेंट हो रहे हो, तो वहाँ मल्टिप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी लगा देंगे। तो इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे कि डेक ऑफ कार्ड्स होता है, 52 कार्ड्स होते हैं हमारे पास, ठीक है? ठीक है? तो 52 कार्ड्स हमारे पास होते हैं, तो हमें यहाँ पे बोला गया कि 2 कार्ड हमारे पास एस है, जैक है, किंग है। और यहाँ बोला गया 52 कार्ड्स में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि 2 इवेंट एक साथ हो रहे हो, कि हमें ये बोला गया है कि 2 कार्ड एक साथ निकालो, 2 कार्ड एक साथ निकालो। यानी कि 2 कार्ड आप एक साथ निकालोगे, 2 कार्ड एक साथ निकालोगे, तो पहले पहले ना पहले कोई कार्ड तो आएगा, या तो पहले किंग आएगा, या पहले जैक आएगा, या पहले एस आएगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, अभी इसको क्वेश्चन से और अच्छे से समझेंगे, जब भी एक साथ 2 इवेंट हो रहे हो, तो वहां पे हम मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी का यूज करें, ठीक है? अब यहाँ एस जैक किंग है, तो बोला 2 कार्ड एक साथ निकालो। क्या बोला कि भैया 2 कार्ड एक साथ निकालो। तो 2 कार्ड जब आप एक साथ निकालोगे, जब 2 कार्ड हम एक साथ निकालेंगे, तो जो ये 2 कार्ड एक साथ निकालेंगे, इसी को 2 इवेंट एक साथ हो रहे हैं ना, 2 कार्ड आप निकालोगे, पहले जैक भी निकल सकता है, पहले एस भी निकल सकता है, पहले किंग भी निकल सकता है, दूसरा एस निकलेगा, दूसरा जैक निकलेगा। पहला किंग निकला, तो दूसरा, पहले हमने हाथ डाला, तो पहले हमसे एस निकल गया फॉर एग्जाम्पल, और फिर दूसरा मेरा किंग निकल गया। फिर मैंने फिर एक बार हाथ डाला, तो पहले मेरा जैक निकल गया, दूसरा मेरा एस निकल गया। कुछ भी हो सकता है। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है? जहाँ पे आपके 2 इवेंट एक साथ हो रहे हैं, वहां पे आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी को यूज कर देंगे। सिंपल सी बात है। अभी क्वेश्चन से मैं आपको और अच्छे से क्लियर करूंगा, ठीक है? इसमें एक चीज और है, वर्ड्स आपके पास अभी आएंगे आगे ना, तो इसका मतलब मैथ्स में या प्रोबेबिलिटी में आपने देखा होगा, इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, जिसको आप और भी बोलते हैं, और यूनियन मतलब होता है हमारे पास और, यानी कि ऑप्शन, अथवा, या फिर ये, या फिर ये, अथवा जिसको हम बोलते हैं, अथवा या हिंदी में जिसको बोलते हैं। इसको इसलिए बता रहा हूँ, कभी कभार क्वेश्चन आता है ना, तो आप कंफ्यूज ना हो जाना, ठीक है? इंटरसेक्शन मतलब एंड, और यूनियन मतलब होता है आपका और, ठीक है? फॉर्मूलास का कुछ ऐसा नया फॉर्मूला नहीं है, इसके फॉर्मूले के सेम ही है, ठीक है? फॉर्मूले के सेम ही है, कोई गलत वो नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E intersection F upon probability of E intersection F upon probability of F, probability of F intersection E, and probability of F intersection E is equals to probability of F over E is equals to probability of E. तो दोनों तरीके से मैंने आपको यहाँ फॉर्मूले बता दिए, E इंटरसेक्शन F में भी बता दिया, और सॉरी F ओवर E में भी बता दिया, E ओवर F में भी बता दिया, दोनों में बता दिया, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है वो भी आपको बताता हूँ, इसका मतलब क्या है वो भी आपको बताता हूँ। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये इधर आ जाएगा, सिंपल सा डायरेक्ट फॉर्मूला बना देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F या E आपका क्रॉस मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ F मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E ओवर। फॉर्मूला कहाँ से बनाया? यहीं से। यहाँ देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E, इसको मैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ EF भी लिख सकता हूँ, है ना? EF भी लिख सकते हैं। तो यहाँ F इंटरसेक्शन E हो गया। बात हालांकि एक है, FE भी इसको मैं बोल सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F ओवर, ठीक है? ये ठीक है, क्लियर?
एक बार देखो इनको, लिखो, फिर आपको इसमें मैं तो थोड़ी छोटी बातें भी आपको बता दूँ। एक बार लिख लो, मुझे पता है आप लोग लिख ही रहे होंगे, समझ खम रहे होंगे, पहले लिख लो फिर आपको बताऊँ। चलिए, इसमें देखेंगे, इसमें आप देखो, इसमें ना अब लिख लिया आपने, इसमें देखो, इसमें इवेंट एफ पहले हो चुका है। चलिए बताना है क्या पता है आपको, इसमें क्योंकि एफ नीचे है ना, ऑलरेडी अकर्ड, इसमें इवेंट एफ ऑलरेडी हो चुका है और इसमें इवेंट ई पहले हो चुका है। दो अलग-अलग फॉर्मूले क्यों बनाए मैंने? भाई देखो हमने वही चीज़ हो गई ना कि मैंने एस और जैक किंग हमने यहाँ निकालना था, मैं बोलूँगा यहाँ पे किंग पहले निकल चुका है, ठीक है? और यहाँ पे एस पहले निकल चुका है। ई मैं मानूँगा एस को, एफ मानूँगा मैं किंग को। तो बस ये समझने की बात है, दिमाग में रखना कि फॉर्मूले, वैसे फॉर्मूले से इतना फ़र्क पड़ेगा नहीं। मैं आपको सही बताऊँ, फॉर्मूले से इतना फ़र्क क्वेश्चन में इनके पड़ेगा नहीं। आप बस कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो सब चीज़ें ईज़ी हो जाएँगी। तो एफ आपका क्या है? सर एफ हमारा वो चीज़ है कि यहाँ पे एफ पहले इसलिए आया क्योंकि यहाँ इवेंट एफ पहले हो चुका है और आपको इसकी डेफिनेशन से भी पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। और सर यहाँ प्रोबेबिलिटी ई जो ई है, ई इवेंट पहले हो चुका है। ई इवेंट पहले हो चुका है, यहाँ एफ इवेंट पहले हो चुका है, तो ई इवेंट पहले हो चुका है, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आपको निकालनी है व्हेन ई इज और ई हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, ई आपका ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है? तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन था, वो भी अभी 40% 50% हुआ। इसमें थोड़ा विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट के बारे में आपको जानना है, उसके बारे में हम बात करेंगे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। आज आपने क्या सीखा? आज हमने ये क्वेश्चन जो सीखा वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। यहाँ पे ये क्वेश्चन को आप कर देना बिल्कुल स्टार मार्क। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, थोड़ा अलग क्यों है? क्योंकि जो इसके एलिमेंट्स आ रहे थे, ठीक है, जो सर इसके इंटरसेक्शन एफ यहाँ पे आ रहे थे हमारे पास, इंटरसेक्शन है, ये दो कम्स फ्रॉम टू डिफरेंट इवेंट, दो अलग अलग इवेंट्स आ रहे थे। ये रोलिंग का डाइस से आ रहा, रोलिंग टॉसिंग का कॉइन से आ रहा था, ये रोलिंग का डाइस से आ रहा था। तो जब कभी भी किसी के अंदर आपके दो अलग अलग एलिमेंट्स आए और दो अलग अलग इवेंट्स आ रहे हो, तो उनकी प्रोबेबिलिटी भी आप अलग अलग काउंट करोगे। ठीक है, उनकी प्रोबेबिलिटी भी हम अलग अलग काउंट करेंगे। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो इस तरीके से क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही। फिर हमने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी बोले, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी में बात की। ये क्या है? सर मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं है। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी ये है कि जब जहां दो इवेंट एक साथ हो रहे हो, जहां दो इवेंट एक साथ होने की बात कह रही हो, कह रहा होगा क्वेश्चन में, वहां पे आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लगा देंगे। हालांकि इसका कोई क्वेश्चन होता नहीं है। बताऊं क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो चुकी है, देखो इसको पढ़ेंगे कैसे, हमारा एफ इवेंट हो चुका है, ई इवेंट होने की अब क्या प्रोबेबिलिटी है? तो ऐसे तो करते हैं भाई, मैंने किंग निकाल लिया है, अब एस निकलने की तीन कार्ड से हमारे पास, अब इन तीन में से एस निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है? ठीक है, अगर इसको मैं ई मान लूं, फॉर एग्जांपल थोड़ी देर थोड़ा समझना, इसको ई मान लूं, इसको एफ मान लूं, ये तीन कार्ड्स हमारे पास थे, तो मैं बोलूंगा अगर ई पहले हो चुका है यानी एस पहले निकल चुका है, या चलो एफ मान लो, किंग पहले निकल चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारा आ चुका है, तो अब प्रोबेबिलिटी ई क्या एस निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है जब मेरा किंग ऑलरेडी निकल चुका है। ठीक है, तो ये बात वही है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी दो इवेंट एक साथ हो रहे हैं, एक इवेंट, दो इवेंट जब एक साथ हो रहे हो, सिंपल सी बात है, जहां दो इवेंट सर एक साथ हो रहे हो, वहां पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी लग जाता है। ठीक है, जहां दो दो इवेंट एक साथ हो रहे हो, अभी क्वेश्चन आप देखोगे ना, क्वेश्चन में आप दोनों में आप डिफरेंस समझ जाओगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो कल वाली क्लास में आप देखना, इसकी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी कल, उसमें आप देखना, उसमें जब क्वेश्चंस आपको कराऊंगा तो बहुत इजीली आप समझ जाओगे। क्वेश्चन आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे कि देखो, अ अर्न कंटेन 10 ब्लैक एंड 5 व्हाइट बॉल्स, एक अर्न है यानी कि एक बैग है, उसके अंदर 10 ब्लैक और 5 व्हाइट बॉल है। टू बॉल्स आर ड्रॉन एंड फ्रॉम द अर्न, हमने दो बॉल निकाली अर्न से, दो बॉल निकाली, तो दो बॉल निकाली वन आफ्टर द अदर, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक निकाली विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि हमने उसको वापस रिप्लेस नहीं करा है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक? तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों बॉल हमने निकाली वो क्या है? ब्लैक है। तो यहाँ दो इवेंट एक साथ हुए ना, दो इवेंट कैसे एक साथ हुए? टू बॉल्स आर ड्रॉन, क्या हो रहे हैं? दो इवेंट एक साथ कैसे हो रहे हैं? टू बॉल्स आर ड्रॉन, हमने सर दो बॉल्स ड्रॉन की है, और फ्रॉम अन वन आफ्टर द अदर, यानी कि पहले एक निकाली फिर दूसरी निकाली, दोनों एक साथ नहीं निकाली, मतलब एक पहला इवेंट एक बॉल निकाली, फिर दूसरा इवेंट दो बॉल निकाली। तो यहाँ आप समझ गए, इस तरह के क्वेश्चन दिखेंगे आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी पे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन दिखेंगे। तो मिलेंगे आपसे कल अपनी नेक्स्ट क्लास में, इस तरह के क्वेश्चन को हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।